नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है जीएस बूस्टर। मैं हूं अनूप उपाध्याय। साथियों, आज हम जीएस बूस्टर पर आप सभी के लिए शुरुआत कर रहे हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का ये सेशन। और आज हम ज्योग्राफी में जियोमॉर्फोलॉजी यानी कि भू आकृति विज्ञान से अति महत्वपूर्ण जो भी प्रश्न बन सकते हैं, चाहे हम यूपीएससी सिविल सर्विसेज के या यूपीएससी के द्वारा जो भी एग्जाम्स होते हैं, यूपी पीएससी हो, बिहार पीएससी हो या अन्य कोई भी स्टेट पीएससी हो या अन्य कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उन सभी के लिए ये क्वेश्चन का पूरा सेट है जो कि आपको आपके स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है अभी थोड़ी देर में, जिस पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो फटाफट सभी लोग ऑनलाइन आ जाइए और ऑनलाइन आके जो भी प्रश्न है उसका रिप्लाई तो आपको करना ही है। साथ में चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा कि रोज आपको ऐसे प्रश्न देखने को मिले जिससे कि आपकी आगामी परीक्षा में आपको मदद मिल सकता है। आज अर्थ इंटीरियर यानी कि पृथ्वी के आंतरिक संरचना पर क्या महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं, इस पर हम आपके साथ चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं साथियों आज के सेशन की। और सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, पृथ्वी की संरचना स्ट्रक्चर मुख्यतः किन स्तरों में विभाजित है? द अर्थ स्ट्रक्चर इज प्राइमरी डिवाइडेड इनटू विच लेयर्स? ठीक, प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। ऑप्शन है क्रस्ट, मेंटल, कोर। क्रस्ट मतलब भूपर पट्टी, मेंटल आप जान ही रहे हैं, कोर मतलब क्रोड का जो एरिया है। दूसरा लेयर है लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर। तीसरा ऑप्शन है सियाल, सीमा और निफे। ठीक, चौथा ऑप्शन है एस्थेनोस्फेयर, मिसोस्फेयर या एंडोस्फेयर। ठीक, आपके स्क्रीन पर यह प्रश्न है, आप प्रश्न देख रहे हैं। ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में बात हो रही है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना जो है उनके जो परतें हैं उन परतों को हम किन किन नाम से जानते हैं। तो साथियों आपने पढ़ा ही होगा क्रस्ट सबसे ऊपर, उसके बाद आपको मेंटल और सबसे नीचे आपको कोर देखने को मिल रहा है। तो पृथ्वी के आंतरिक संरचनाओं के बारे में बात करें, इंटीरियर ऑफ अर्थ स्ट्रक्चर के बारे में अगर हम बात करें तो फिजिकल स्ट्रक्चर के आधार पर हम इसको क्या कर सकते हैं, तीन परतों में विभाजित कर सकते हैं। सबसे बाहर की परत जिसको कि क्रस्ट यानी कि भूपर पट्टी कहते हैं, यह ठोस परत होता है। दूसरा इसके नीचे मेंटल की परत जिसको कि हम मध्य परत कहते हैं, और ये जो है वो आपका दूसरा लेयर है। और सबसे मजे की बात यह है कि मेंटल जो है यानी कि जो दूसरा लेयर है उसमें आपको 83% के आसपास जो डेंसिटी है, जो घनत्व जो है वह इसी का, माफ कीजिएगा, जो वॉल्यूम है ये आपको इसका देखने को मिलेगा। यानी कि पूरे अर्थ में अगर हम बात करें तो क्रस्ट और कोर में मात्र 17% है दोनों को मिलाकर, अगर क्रस्ट को और कोर को अगर हम जोड़ लेते हैं। लेकिन मेंटल की बात करें तो मेंटल में हमें कितना देखने को मिलेगा, मेंटल में जो है वो आपको 83% वॉल्यूम देखने को मिलेगा। सबसे अंदर का जो परत है उसको कि हम कोर कहते हैं। कोर जो है वो निकल और फेरस से बना हुआ है ना, इसलिए कोर को हम नीफे भी जो है वो कहते हैं। ठीक, तो ये सबसे पहला जो प्रश्न था, अगर इस हिसाब से अगर हम देखें तो ए ऑप्शन जो है वो क्या है आपका, सही है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रहा है। दूसरा प्रश्न है, पृथ्वी की सतह पर क्रस्ट की जो है वह मोटाई कितनी है, थिकनेस कितनी है, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, व्हाट इज द थिकनेस ऑफ द अर्थ क्रस्ट? 5 से 10 किलोमीटर, 70 से 100 किलोमीटर, 30 से 60 किलोमीटर या 100 से 200 किलोमीटर? आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या है। साथियों अगर हम क्रस्ट के बारे में अगर हम बात करें तो क्रस्ट दो प्रकार का होता है ना, यानी कि भूपर पट्टी के बारे में अगर हम चर्चा कर रहे हैं तो भूपर पट्टी जो है वो दो प्रकार का है, क्रस्ट दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से क्रस्ट? एक क्रस्ट जिसके ऊपर आपको महासागर देखने को मिलेगा तो उसको आप कहोगे महासागरीय क्रस्ट यानी कि ओशनिक क्रस्ट। दूसरा जिसपे कि आपको महाद्वीप देखने को मिलेगा तो इसको आप कहोगे कि कॉन्टिनेंटल या महाद्वीपीय, है ना। अब थिकनेस की बात करें, मोटाई के बारे में अगर हम बात करें तो दोनों की मोटाई जो है वो आपको अलग अलग देखने को मिलेगी। ठीक, अगर महाद्वीपीय क्रस्ट के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं या कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो इसकी मोटाई हमें कितनी देखने को मिलेगी? तो इसकी मोटाई जो है वो हमें 35 से लेकर 60 किलोमीटर देखने को मिलेगी। अच्छा, कहीं कहीं क्या है, माउंटेन जहां मिलेगा वहां हमें इसको 100 किलोमीटर के आसपास जो है इसकी मोटाई देखने को मिलेगी। ठीक, अगर जहां माउंटेन से, जैसे कि अगर हम एवरेस्ट की बात करें, लेकिन नॉर्मली 35 से 60।
अच्छा, महासागरीय के बारे में अगर हम बात करें तो महासागरीय की जो है मोटाई आपको 5 से लेकर 10 किलोमीटर के आसपास जो है वो आपको देखने को मिलेगी। ठीक, अब ऑप्शन में अगर हम बात करें व्हाट इज द थिकनेस ऑफ अर्थ क्रस्ट, ठीक, तो 5 से 10, तो ये तो आपको बात हो रहा है किस चीज का, ये ओशनिक का है। और 100 से 200 किलोमीटर तो हमें लेना है ऐसा जो सबसे सही हो। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो औसत रूप से अगर देखें तो 30 से 60 किलोमीटर जो है वो क्या है आपका सही ऑप्शन है, सी जो है वो आपका राइट आंसर है। चले आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है विच इज द थिकेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की सबसे मोटी परत कौन सी है, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। सबसे पहला पपड़ी, यानी कि पपड़ी का मतलब हो गया आपको भूपर पट्टी के बारे में बात किया गया है, यानी कि क्रस्ट के बारे में बात किया गया। दूसरा आउटर कोर, तीसरा मेंटल और चौथा इनर कोर यानी कि आंतरिक कोर। आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है, विच इज द थिकेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। साथियों अभी हम लोगों ने बात किया कि सबसे ज्यादा वॉल्यूम जो है, सबसे ज्यादा आयतन जो है वो किसका देखने को मिल रहा है, तो सबसे ज्यादा आयतन या वॉल्यूम की अगर हम बात कर रहे हैं तो हमें मेंटल का देखने को मिल रहा है। ठीक, क्लियर। तो इस हिसाब से अगर हम बात करें तो मेंटल का वॉल्यूम 83% है। अगर मेंटल के मास के बारे में अगर हम बात करें, है ना, मेंटल के द्रव्यमान के बारे में बात करें तो पूरे पृथ्वी का 68% द्रव्यमान हमें किसका देखने को मिलता है, मेंटल का देखने को मिलता है। ठीक है, तो अगर थिकनेस के बारे में अगर हम बात करें तो थिकनेस में क्या आ जाएगा, मेंटल जो है वो आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चले और आगे बढ़ते हैं। What do the SI and AL symbols in the name of सियाल stand for? सियाल के नाम में SI और AL ये जो है इसका अर्थ क्या है। ठीक, तो साथियों सियाल के बारे में अगर हम बात करें तो सियाल जो है वो महाद्वीपीय क्रस्ट की ऊपरी परत जो है उसको हम सियाल के नाम से जानते हैं। ठीक, तो सियाल में क्या है, तो सियाल में SI का मतलब अगर देखें तो सिलिकॉन और AL का मतलब देखें तो एल्युमिनियम, यानी कि ए ऑप्शन जो है वो क्या है आपका सही। चले और आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, व्हाट इज द कंपाउंड मेड ऑफ, सीमा, ठीक, सीमा कौन से, ये थोड़ा सा जो है वो, चलिए इसको वो करते हैं, कुछ ट्रांसलेशन एरर है। व्हाट स्टेट इज द अर्थ आउटर कोर इन, ठीक है ना, पृथ्वी का बाहरी जो परत है ना, वो जो बाह्य कोर है वो किस अवस्था में है। ठीक, बाह्य कोर के बारे में प्रश्न पूछा गया कि पृथ्वी का जो जो बाहरी कोर है वो किस अवस्था में है, ये प्रश्न है ना। सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा, आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है। तो अभी हम लोगों ने जो चर्चा किया वो पृथ्वी के परतों पे जब चर्चा किया तो मैंने एक डायग्राम बनाया था। इस डायग्राम को फिर से अगर आप ध्यान से देखें तो आप समझोगे। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किसकी, क्रस्ट की। क्रस्ट के बाद अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, मेंटल की। मेंटल के बाद अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, तो आउटर कोर की। और सबसे अंदर हमें जो देखने को मिल रहा है वो क्या है, इनर कोर है। ठीक, ये अब इमेजेस देख लीजिए तो आपको समझ में आएगा। अब ये क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि जो आउटर कोर है वो किस अवस्था में, सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में या प्लाज्मा। साथियों भूकंप का जब हमने टॉपिक पढ़ा तो हमने दो प्रकार के वेव्स के बारे में बात की थी, और वैसा वेव्स जिसको कि हमने बॉडी वेव्स कहा था। आपको याद होगा बॉडी वेव्स जो थी, एक थी आपकी प्राइमरी वेव्स और दूसरी थी आपकी सेकेंडरी वेव्स, एस वेव्स। प्राइमरी के बारे में हमने कहा था कि प्राइमरी जो है वो आपकी सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में यात्रा कर सकती। दूसरा जो वेव है इसके बारे में हमने कहा था कि सॉलिड में जो है ये यात्रा कर सकती है। ठीक है, अब प्रश्न है कि आउटर कोर किस अवस्था में। साथियों एस वेव जो है वो आउटर कोर से नहीं गुजरती, तो इसका मतलब है कि एस जो है वो सॉलिड अवस्था में तो होगा नहीं, है ना। ठीक है, तो किस अवस्था में है, तो लिक्विड अवस्था में। बी जो है वो क्या है आपका राइट आंसर है। क्लियर, चले आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, व्हाट स्टेट इज द अर्थ इनर कोर। अब प्रश्न है कि पृथ्वी की आंतरिक जो कोर है, आंतरिक कोर जो है वह किससे बना है, लिक्विड से, सॉलिड से, सेमी सॉलिड से या मोल्टन गैस से, ये प्रश्न है। ठीक, तो अगर इसके बारे में अगर हम बात कर रहे हैं दोस्तों, तो हम एक बात और भी जानते हैं कि पृथ्वी के नीचे आप जितनी गहराई में जाएंगे तो उस गहराई में आपको क्या देखने को मिलेगा, तो प्रेशर जो है, दाब जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ आपको देखने को मिलेगा। ठीक,
दूसरा अगर हम बात कर रहे हैं तो आंतरिक कोर के बारे में या कोर के बारे में हम बात कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि कोर जो बना हुआ है वो निकल और फेरस दोनों से बना हुआ है। ठीक, अब प्रेशर इतना ज्यादा है इस इनर कोर में कि आयरन और निकल जो है वो क्या है आपकी सॉलिड अवस्था में जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो कुल मिलाकर हम बात कर सकते हैं कि बी जो है वो आपका राइट आंसर है, सॉलिड मेटेलिक स्फीयर के शेप में हमें देखने को मिल रहा है। चलिए अगला प्रश्न, विच वेव ट्रेवल्स ओनली इन सॉलिड, कौन सी तरंगे केवल ठोस पदार्थों में ही चल सकती है, पी वेव्स, एस वेव्स, सरफेस वेव्स या टी वेव्स। ठीक, सरफेस वेव्स के बारे में अगर हम बात करें तो सरफेस वेव आप जानते हैं दो प्रकार की है, एक है आपका लव वेव्स और दूसरा है आपका रेले वेव्स। दो प्रकार की सरफेस वेव है, ठीक है ना, सतही जो भी है आपके सतह के ऊपर। ठीक है, वेव्स हम जानते हैं दो प्रकार से है, एक है आपका बॉडी वेव और दूसरा जो है वो क्या है आपका सरफेस वेव। प्रश्न किससे है, सरफेस, जो कि सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन लाता है, सबसे ज्यादा अगर हम बात करें तो तहस नहस लाने का काम जो है वो क्या करता है, सरफेस वेव। अब प्रश्न पूछ रहा है विच वेव ट्रेवल्स ओनली सॉलिड, कौन सी जो केवल ठोस में चलती है। तो इस हिसाब से अगर हम बात करें तो सॉलिड में चलने वाली केवल क्या है, एस वेव जो है केवल सॉलिड में चलती है। क्यों, क्योंकि पी वेव जो है वो सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में जो है वो चलती है। चले आगे बात करें, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, वेयर डू सिस्मिक वेव ट्रेवल द फास्टेस्ट, सिस्मिक वेव जो है भूकंपीय तरंगे जो हैं वह सबसे ज्यादा किसमें चलेंगी, भूकंपीय तरंगे क्रस्ट में, ऊपरी मेंटल में, निचली मेंटल में या कोर में, आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है। ठीक, किसमें सबसे ज्यादा हमें देखने को मिलेगा। साथियों आप ध्यान रखिएगा कि जैसे जैसे घनत्व बढ़ता जाएगा वैसे वैसे जो है वह सिस्मिक वेव की स्पीड जो है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक, तो जैसे क्रस्ट, क्रस्ट के नीचे मेंटल। ठीक, मेंटल को भी दो पार्ट में हमने कहा, एक हो गया आपका अपर मेंटल और दूसरा हो गया आपका लोअर मेंटल। उसके बाद आ गया आपका कोर, कोर को भी हमने दो पार्ट में किया, एक हो गया आपका आउटर कोर और एक हो गया आपका इनर कोर। बात को समझिएगा, आउटर कोर लिक्विड में है, अभी हमने बात किया, इनर कोर जो है वो हाई प्रेशर के चलते सॉलिड में है। अपर मेंटल से नीचे आ रहे हैं तो प्रेशर जो है वो क्या हो रहा है आपका, बढ़ रहा है। प्रश्न क्या पूछ रहा है, प्रश्न पूछ रहा है कि सबसे ज्यादा सिस्मिक वेव कहां ट्रेवल करेगी। ठीक, अब कोर के बारे में जब बात किया है तो कोर के बारे में ये बताया नहीं कि कौन सा कोर। ठीक है ना, तो कुल मिलाकर अगर इसमें हमें देखना होगा तो हम पाएंगे लोअर मेंटल को सबसे उपयुक्त उत्तर। किसको पाएंगे, लोअर मेंटल को। क्यों, क्योंकि तरंगों की जो गति जो है वह डेंसिटी और इलास्टिसिटी के ऊपर जो है वो क्या करती है, निर्भर करती है। डेंसिटी मतलब घनत्व और इलास्टिसिटी मतलब लचीलापन। ठीक, और लोअर मेंटल की बात कर रहे हैं तो इसका घनत्व और लचीलापन दोनों जो है वो क्या है, अधिक है, इसलिए यहां आपको गति जो है वो क्या देखने को मिलेगी, ज्यादा देखने को मिलेगी। आगे बढ़ते हैं, द मोहो डिसकंटिन्यूटी अकर्स बिटवीन, मोहो असंबद्धता या असंतता निम्न में से कहां आपको देखने को मिलेगा, क्रस्ट, मेंटल, मेंटल कोर, इनर कोर, आउटर कोर, द लिथोस्फीयर एंड स्टेनोस्फीयर। आपको बताना है कहां देखने को। साथियों आपको याद होगा कि क्लास में मैंने आपके साथ एक कोडिंग दी थी। क्या कोडिंग दी थी, हमने कोडिंग दिया था CMRGL। सी मतलब कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी, एम मतलब मोहो डिसकंटिन्यूटी, आर मतलब रेपेटी, जी मतलब गुटनबर्ग और एल मतलब लेहमन। ये हमने आपको कहा। कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी के बारे में हमने बात किया था, तो आपको कहां देखने को मिलेगा, तो अगर कुल मिलाकर अगर हम बात कर रहे हैं तो जहां जहां आपको दो अलग अलग परतें देखने को मिल रही हैं तो आपको डिसकंटिन्यूटी जो है वो देखने को मिल रही है। ठीक, क्लियर है, कहां देखने को मिली है, दो अलग अलग परतों के बीच में आपको डिसकंटिन्यूटी जो है वो देखने को मिल रही। क्लियर है। 1910 में अगर हम बात करें तो एक भूगोलवेत्ता थे जिनका नाम था मोहरिक। मोहरिक ने जो है वो भूकंपीय तरंगों की गति में अचानक वृद्धि के आधार पर जो है वो क्या पाया था, उन्होंने पाया था कि अलग अलग डिसकंटिन्यूटी हमें देखने को मिल रहा है। ठीक, तो उस आधार पे उन्होंने मोहो डिसकंटिन्यूटी के बारे में बात किया था कि मोहो डिसकंटिन्यूटी जो है वो हमें कहां देखने को मिलेगा, मोहो डिसकंटिन्यूटी हमें क्रस्ट और मेंटल के बीच में जो है वो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है ना, क्रस्ट और मेंटल। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, गुटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी आपको कहां देखने को मिलेगी, क्रस्ट, मेंटल, मेंटल कोर, आउटर, इनर, अपर, लोअर। ठीक है ना, आपको बताना है गुटनबर्ग आपको कहां देख। साथियों गुटनबर्ग के बारे में अगर हम बात करें तो गुटनबर्ग हमें कहां देखने को मिलेगा, मेंटल और कोर के बीच में जो है वो गुटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी देखने को मिलेगा। ठीक है ना,
जैसे जैसे पृथ्वी की गहराई में अगर हम बात कर रहे हैं तो लगभग 2900 किलोमीटर की गहराई में जब आप जाएंगे पृथ्वी के अंदर, ठीक, तो हमें क्या देखने को मिलेगा कि एस वेव जो है वो क्या होती है, ट्रेवल करना बंद कर देती है, रुक जाती है, ठीक है ना। और जो पी वेव्स है उसकी स्पीड जो है वो क्या होने लगती है, धीरे धीरे स्लो होने लगती है, पी वेव स्लो। अच्छा, पी वेव्स के बारे में हमने कहा कि पी वेव्स आपके सॉलिड लिक्विड गैसेस तीनों में जा रही है। एस के बारे में हमने कहा केवल सॉलिड। तो जैसे ही सॉलिड से लिक्विड में गया तो हमने क्या देखा, डेंसिटी कम होती जा रही है, तो स्पीड जो है वो क्या होगी, कम होगी। तो एस वेव्स के बारे में अगर हम बात करें, हम क्या कह रहे हैं, मेंटल और कोर, आउटर कोर लिक्विड अवस्था में है, मेंटल सॉलिड अवस्था में, ठीक। तो गुटनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी हमें कहां मिल रहा है, मेंटल और कोर के बीच में जो है वो देखने को मिल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेहमन डिस्कंटिन्यूटी कंटिन्यूटी जो है वो कहां है, ये प्रश्न है। क्रस्ट और मेंटल, अपर लोअर मेंटल, आउटर कोर, इनर कोर, लिथोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर, आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है। तो साथियों अगर हम बात करें तो लेहमन, तो आपको याद होगा फिर से हमने क्या कहा था, हमने कहा था CMRGL यानी कि एल, लेहमन, ठीक। तो इसका मतलब कहां है लेहमन, तो लेहमन जो है वो आपको आउटर और इनर कोर के बीच में ये लेयर देखने को मिल रहा है। तो देखिए आउटर और इनर कोर, ठीक, तो ये आपको सी ऑप्शन जो देखने को मिल रहा है ये देखने को मिल रहा है। और यहां अगर हम बात करें तो 1936 में लेहमन ने पृथ्वी के अंदर, अगर हम बात करें तो पृथ्वी के अंदर 5100 किलोमीटर की गहराई में जो है वो क्या पाया था, यह असंबद्धता पाया था, यह डिसकंटिन्यूटी पाया था। और इन्होंने देखा था कि जो पी वेव्स, जो इसके पहले वाले में जो प्रश्न में हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि गुटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी में पी वेव जो कम हो गई थी स्पीड, वही लेहमन डिसकंटिन्यूटी में जो है उसकी स्पीड बढ़ गई, ठीक। तो इसका मतलब पता चला कि आउटर कोर की तुलना में इनर कोर जो है वो क्या है, ठोस है। मेरी बात समझ में आई, चलें आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, है ना, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का मुख्य स्रोत क्या है, क्रस्ट, इनर कोर, लिक्विड आउटर कोर या मेंटल, आपको बताना है, ठीक। तो चुंबकत्व का मतलब क्या है, तो चुंबकत्व का मतलब है कि डायनोमो इफेक्ट होना चाहिए। किसका डायनोमो इफेक्ट, तो आपको याद होगा हमने जब टॉपिक डिस्कस किया था तो हमने कहा था, एक आपको हमने कहा था इनर कोर और दूसरा हमने कहा था आउटर कोर। आउटर कोर में हमने कहा था कि निकल और फेरस आपको देखने को मिलेंगे, किस अवस्था में देखने को मिलेंगे, तो हमने कहा था कि लिक्विड अवस्था में। अब यहां हमने कहा था कि पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूमती है तो एक इफेक्ट जनरेट होता है, जिस इफेक्ट को हमने कहा था डायनोमो इफेक्ट, याद है और आपको डायनोमो इफेक्ट के बारे में बात किया था, है ना। तो यही डायनोमो इफेक्ट जो है, इस इफेक्ट से जो है वो क्या हो रहा है, पृथ्वी के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। तो लिक्विड आउटर कोर जो है वो क्या है, आपका राइट आंसर है। क्लियर, चले आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज लिथोस्फीयर मेड ऑफ, लिथोस्फीयर स्थल मंडल किससे बना है, क्रस्ट, अपर मोस्ट मेंटल, इंटायर मेंटल, ओनली क्रस्ट, इनर कोर और मेंटल। सर लिथोस्फीयर के बारे में अगर हम बात करें तो लिथोस्फीयर का निर्माण जो है वो क्रस्ट और ऊपरी मेंटल से जो है वो हुआ है, ठीक है ना। लिथोस्फीयर जो है वो ठोस परत है जो कि क्रस्ट और मेंटल, और इसके बारे में अगर हम बात करें तो इसकी कुल मोटाई हमें कितनी देखने को मिलेगी, तो 100 किलोमीटर के आसपास जो है ये मोटाई देखने को मिलेगी। और इसी को लिथोस्फीयर को ही हम कहीं ना कहीं टेक्टोनिक प्लेट्स के नाम से भी जानते हैं। जब हम कॉन्टिनेंटल प्लेट्स या ओशनिक प्लेट्स की बात करते हैं, महासागरीय या महाद्वीपीय प्लेटों के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसी को लेकर चलते हैं, ठीक। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द रोल ऑफ एस्थेनोस्फेयर, एस्थेनोस्फेयर की भूमिका क्या है पृथ्वी के अंदर, कीपिंग प्लेट्स स्टेबल, मेकिंग प्लेट्स फ्लोट, इलेक्ट्रॉनिक प्लेट्स काउजिंग अर्थक्वेक, आपको बताना है क्या भूमिका है। साथियों आपने पढ़ा है कि जब प्लेट मूव कर रहे हैं, प्लेट तैर रहे हैं, तो किसके ऊपर तैर रहे हैं, तो तैर रहे हैं एस्थेनोस्फीयर के ऊपर, दुर्बलता मंडल के ऊपर, जहां आपको मैग्मा चेंबर देखने को मिलता है, ठीक। तो क्लियर सी बात है कि स्टेनोस्फीयर क्या कर रहा है, प्लेट्स को अपने ऊपर तैरने दे रहा है ना। यानी कि स्टेनोस्फीयर जो है वो क्या है, सेमी मोल्टन भाग है जिस पर लिथोस्फेरिक प्लेट, लिथोस्फेरिक मतलब क्रस्ट और अपर मेंटल जो है उसके ऊपर क्या कर रहे हैं, तैर रहे हैं। अगला प्रश्न, द प्लेस वेयर एनर्जी जनरेटेड इन अर्थक्वेक, भूकंप में ऊर्जा जहां उत्पन्न होती है उस जगह को क्या कहते हैं, एपीसेंटर, फोकस, हाइपोसाइकिल या रिज पॉइंट, आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है। साथियों आप हमेशा ध्यान रखिएगा, आपको दो नाम याद रखना है, एक नाम याद रखना है हाइपोसेंटर, ठीक, और दूसरा नाम क्या याद रखना है,
एपी सेंटर। ठीक, क्लियर। हाइपोसेंटर को ही फोकस कहा जाता है। ठीक, हाइपोसेंटर मतलब वो जहां जनरेट हो रहा है, जहां उत्पत्ति हो रही है किसकी, भूकंप की, और एपी सेंटर जहां भूकंप का सबसे पहला झटका जो है वो क्या हो रहा है, महसूस हो रहा है। मेरी बात समझ रहे हो? ठीक, अच्छा, हाइपोसेंटर मान लीजिए कि पृथ्वी है और पृथ्वी के अंदर ये लेयर्स है। मान लीजिए कि अगर इस स्थान की अगर हम बात कर रहे हैं, यहां मान लीजिए किसी भी कारण से भूकंपीय तरंगे उत्पन्न हुई, तो जो सबसे पहले इसका करीब एरिया होगा वो होगा इसका एपी सेंटर, और ये एरिया क्या होगा आपका, जहां से क्रिएट हुआ है, इसको हम कहते हैं फोकस या हाइपोसेंटर। ठीक, तो बी जो है वो क्या है आपका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ एन अर्थक्वेक ऑन द अर्थ सरफेस। ठीक, अर्थ सरफेस पर जो लोकेशन होता है जहां अर्थ आया हुआ हो, अर्थक्वेक आया हुआ होता है, अभी हमने बात किया, उसको क्या कहते हैं, सबसे पहले जहां महसूस होता है उसको हम एपी सेंटर कहते हैं। ठीक, अगला प्रश्न 18वां, व्हाई डू सरफेस वेव कॉज द मोस्ट डैमेज। जो सरफेस वेव्स है वो सबसे ज्यादा क्यों नुकसान पहुंचाता है। ठीक है ना, दे हैव हाई स्पीड, दे ट्रेवल पैरेलल टू द सरफेस, देयर वेवलेंथ इज शॉर्ट, दे डू नॉट ट्रेवल इनटू द इंटीरियर। आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है। इधर हिंदी में आपको देखने को मिल रहा है, हिंदी वाले देख लीजिए, आगे से ये हिंदी वाला जो है वो मैं डार्क कर दूंगा, शायद अभी दिख नहीं रहा है उतना क्लियरली, है ना, हिंदी वाला भी मैं ब्लैक में कर दूंगा तो और ज्यादा दिखेगा। तो दोस्तों सरफेस वेव के बारे में अगर हम बात करें तो सरफेस वेव सतही तरंगे सबसे ज्यादा नुकसान क्यों, क्योंकि ये सतह के क्या करती हैं, समानांतर चलती। ठीक, सरफेस वेव्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो सरफेस वेव्स को हम दो पार्ट में तोड़ रहे हैं, एक है आपका लव वेव और दूसरा है आपका रेले वेव। ठीक है ना, तो पृथ्वी की सतह पर चलती है, इसका एम्पलीट्यूड जो है वो क्या होता है, ज्यादा होता है, इसका ड्यूरेशन जो है लंबा है, तो सबसे ज्यादा क्षति जो है ये पहुंचा रही है। अगला प्रश्न, वेयर इज द अर्थ डेंसिटी हाईएस्ट। पृथ्वी का घनत्व सबसे अधिक कहां है, क्रस्ट में, मेंटल में, आउटर कोर में या इनर कोर में। आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है। तो सबसे अधिक डेंसिटी हमें कहां दिख रही है दोस्तों, इनर कोर में। ठीक है ना, इनर कोर किससे बना है, तो आयरन और निकल से बना है। और कुल मिलाकर अगर डेंसिटी के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं इनर कोर की, तो इनर कोर की डेंसिटी कितना है, 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब जो है यह इसका देखने को मिल रहा है, और यह पृथ्वी का सबसे घनत्व वाला। ठीक, अगला प्रश्न है, रेडियो एक्टिव हीट प्राइमरी कम फ्रॉम विच लेयर। रेडियो धर्मी ऊष्मा मुक्तः किस लेयर से हमें देखने को मिल रहा है, कहां से हमें देखने को मिल रहा है। तो साथियों रेडियो एक्टिव लेयर्स है कहां, तो रेडियो एक्टिव लेयर्स वहीं होंगे जहां रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होंगे। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स मतलब यूरेनियम होंगे, थोरियम होंगे, पोटेशियम होंगे। ठीक, अब ये है कहां, तो ये मेंटल में है जहां स्टेनोस्फेयर है, तो मेंटल बी जो है वो क्या है आपका राइट आंसर है। ठीक, तो ये रहा साथियों आज का टॉपिक, आज का प्रश्न, 20 प्रश्न, और रोज आपको शाम को 4 बजे ऐसे ही ज्योग्राफी के टॉपिक वाइज 20 प्रश्न आएंगे, और जल्दी मिडिवल हिस्ट्री के भी आएंगे, जिससे कि आप आपके आगामी परीक्षा के त्वरित जो है वो क्या कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं, त्वरित तैयारी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। तो अभी तक आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक नहीं किया लाइक कीजिए, नहीं किया कमेंट कीजिए, और शेयर नहीं किया शेयर कर दीजिए। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।